अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। चैप्टर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने स्टार्ट करना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 13.4 से। सो हम चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। और आज जो हमने पहला न्यूमेरिकल डिस्कस करना है वो है न्यूमेरिकल 13.4। अ रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन इज 2 cm by 2 cm in cross section and 40 cm long. Calculate its resistance if resistivity of iron is 11 into 10 raised to power minus 8 ohm meter. So सबसे पहली हेडिंग बनेगी गिवन डेटा की, और यहाँ पे हम पहली चीज़ लिखेंगे वो होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of the bar, that is equal to A. It is 2 cm by 2 cm. ये बन जाएगा 4.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले तो आप इसे SI में कन्वर्ट कर लीजिए, SI यूनिट्स में। हम ये बात जानते हैं कि जब किसी यूनिट का स्क्वायर होता है तो वो स्क्वायर प्रीफिक्स के ऊपर भी अप्लाई होता है। सो 4.0 इंटू सेंटी की जगह पे 10 raised to power minus 2 मीटर्स होल स्क्वायर, और 4.0 इंटू 10 raised to power minus 2 स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर। सो एरिया विल बी इक्वल टू 4.0 इंटू 10 raised to power minus 4 मीटर स्क्वायर। हम यहाँ पे सेंटीमीटर और यहाँ पे सेंटीमीटर पे अगर इसी स्टेज के ऊपर 10 raised to power minus 2 पुट कर लेते तो भी यही आंसर आता। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ बार L इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर्स और 40 इंटू 10 raised to power minus 2 मीटर्स। सो केस क्या है कि इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन है। इसका एरिया और इसकी लेंथ यहां पे रिप्रेजेंट की गई है, और उसके बाद रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन गिवन है। सो यहां पे लिख लेते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन, जिसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसकी वैल्यू 11 इंटू 10 raised to power minus 8 ओहम मीटर है। नेक्स्ट हेडिंग है रिक्वायर्ड में हमसे रेजिस्टेंस पूछी गई है। सो लिख लेते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द आयरन बार इज इक्वल टू आर। कैसे सॉल्व करेंगे? यूज द रिलेशन R is equal to rho L over A by substituting the values we get। R is equal to rho की वैल्यू कितनी है 11 इंटू 10 raised to power minus 8 ओहम मीटर। लेंथ इज 40 into 10 raised to power minus 2 meters and area is 4.0 into 10 raised to power minus 4 मीटर स्क्वायर। ये मीटर और ये मीटर मिलके इस मीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और R किसके इक्वल आएगा? वो बनेगा 11 इंटू 4.0 इंटू 10। 40 को मैंने इस तरह लिख दिया है, और डिवाइडेड बाय 4.0 है, ये पावर 1 है, 10 raised to power minus 8 minus 2 और -4 अलग लिख दिए हैं, और साथ लिखा जा रहा है ओहम, जो कि इसका यूनिट है। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, R बन जाएगा 11 इंटू 10 raised to power 1 -8 -2 +4। जो पावर डिनोमिनेटर में होती है वो जब न्यूमिनेटर में आती है तो उसका साइन तब्दील हो जाता है।
सो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 11 इंटू 10 रेज टू पावर कितना बनेगा, -8 और -2 -10 बनते हैं और 1 और 4 ऐड होके 5 बनते हैं. सो 5 - 10 ओहम्स और R इज इक्वल टू 11 इंटू 10 रेज टू पावर -5 ओहम्स. और अगर इस तरह लिख लें 1.1 इंटू 10 रेज टू पावर -5 ओहम्स, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा R इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10 रेज टू पावर 1 - 5 ओहम्स और R इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10 रेज टू पावर -4 ओहम्स. यहाँ से हम रिजल्ट लिख सकते हैं और रिजल्ट में क्या लिखेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर iron bar of area of cross section of 2 centimeter by 2 centimeter and having length of 40 centimeter is 1.1 into 10 raised to power -4 ohms, provided that the resistivity of the iron is 11 into 10 raised to power -8 ohm meter. Next numerical problem है 13.5. क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयरन वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 1 इंटू 10 रेज टू पावर 4 ओहम्स. वट इज द रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेल्सियस इफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ आयरन इज 5.2 इंटू 10 रेज टू पावर -3 पर केल्विन. पहली हेडिंग बनेगी गिवन डेटा की. गिवन डेटा में सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ये वैल्यू क्या लिखी जाएगी, रेजिस्टेंस ऑफ द आयरन वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू R0 1 इंटू 10 रेज टू पावर 4 ओहम्स. नेक्स्ट टर्म टेम्परेचर की होगी. इनिशियल टेम्परेचर it is equal to T0 and it is 0 डिग्री सेल्सियस. ऐसा यूनिट केल्विन में तब्दील कर लीजिए किस तरह से कि आप इसमें 273 ऐड कर लें, तो जो आंसर आएगा वो किस में होगा, केल्विन में. सो आंसर इज 273 केल्विन. नेक्स्ट है ये टर्म, इसे लिखेंगे फाइनल टेम्परेचर T and it is equal to 500 डिग्री सेल्सियस और 500 प्लस 273 केल्विन्स और 773 केल्विन. नेक्स्ट टर्म यहाँ पे हम खुद लिख देते हैं चेंज इन टेम्परेचर. इसे बुक स्मॉल टी भी लिखती है, डेल्टा टी भी लिख सकते हैं और ये T माइनस T0 दैट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर के इक्वल होगा. सो डेल्टा टी इज 773 केल्विन माइनस 273 केल्विन इज इक्वल टू 500 केल्विन. तो ये टेम्परेचर चेंज सेल्सियस में कितने टेम्परेचर चेंज के इक्वल होगा, उसके लिए अगर मैं यहाँ पे 500 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस लिख दूँ तो 500 डिग्री सेल्सियस ही बनेगा. सो यहाँ पे ये बात नोटिस करने की है कि टेम्परेचर चेंज में सेल्सियस और केल्विन के टेम्परेचर चेंजेस इक्वल वैल्यूज रखते हैं. इसके अलावा क्या दिया गया है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ आयरन. सो ये लिख लेते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ आयरन दैट इज इक्वल टू अल्फा और इसकी वैल्यू कितनी है, इट इज 5.2 इंटू 10 रेज टू पावर -3 पर केल्विन.
हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट 500 डिग्री सेल्सियस दैट इज इक्वल टू RT, ये पूछा गया है। सो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। हेडिंग होगी सॉल्यूशन की और हम लिखेंगे यूजिंग द रिलेशन ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट of resistance alpha is equal to delta R over R naught delta T। आप लिखिए कि डेल्टा R किसके इक्वल है? वो RT माइनस R नॉट के इक्वल है। सो अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R नॉट ओवर R नॉट डेल्टा T। बुक डेल्टा टी की जगह पे स्मॉल टी भी लिखती है, और अल्फा आर नॉट डेल्टा टी इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट, और अल्फा आर नॉट डेल्टा टी प्लस आर नॉट इज इक्वल टू आर टी, और आर टी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। आप कॉमन निकाल लीजिए आर नॉट को, ये बनेगा आर नॉट और 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज वी गेट आर टी इज इक्वल टू आर नॉट है 1 इंटू 10⁴ ओहम्स, 1 प्लस 5.2 इंटू 10⁻³ पर केल्विन इंटू 500 केल्विन। सो केल्विन पर केल्विन से कट जाएगा, और RT के लिए हमने क्या करना है? हमने लिखना है 1 इंटू 10⁴ मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 5.2 ओवर 1000 इंटू 500। इस टर्म के यूनिट्स होंगे ओहम्स में। सो RT विल बी इक्वल टू 1 इंटू 10⁴, और यहाँ पे इस तरीके से कैंसिलेशन कर दीजिए, ये बनेगा 1 प्लस 2.6, और RT इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁴ इंटू 3.6 ओहम्स, और RT इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁴ ओहम्स, या फिर आप इसे इस तरह लिख सकते हैं 36 इंटू 10⁻³ ओहम्स और 36 किलो ओहम्स। डियर स्टूडेंट्स, आप ये कैलकुलेशंस कैलकुलेटर पे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आपने अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड्स में जो प्रोफेशनल स्टडीज़ हैं उनके लिए एंटी टेस्ट भी देने होते हैं जिनमें कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते। तो इसलिए बेहतर है कि आप साथ साथ जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको ज़ुबानी और मैनुअली सॉल्व करने का तरीका भी सीख लें। यहाँ से हम अगली हेडिंग क्या बनाएंगे? अगली हेडिंग बनाएंगे रिजल्ट की, और क्या लिखेंगे? द रेजिस्टेंस ऑफ द आयरन वायर एट 500 डिग्री सेल्सियस इज 36 किलो ओहम्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 13.6 कैलकुलेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच ऑफ द सेल्स इन द सर्किट फिगर 13.6। और फिगर 13.6 जो हमें गिवन है वो क्या है? वो ये डायग्राम है। सो हमें यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इसके लिए ज़रा मैं दोबारा से इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि हम लेबलिंग कर सकें। सो सबसे पहली हेडिंग बनेगी गिवन डेटा की, और साथ ही हम हेडिंग बना लेते हैं गिवन डायग्राम की। डायग्राम हमें इस तरह से ड्रॉ करके दी गई है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अटैच है जिसका नाम हम R रख रहे हैं, और R की वैल्यू कितनी है? इट इज़ 8.0 ओम्स। और उसके बाद यहाँ पे एक बैटरी अटैच है जिसकी ये इंटरनल रेजिस्टेंस है,
इसे R1 का सिंबल दे रहे हैं और इसकी जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज प्रोवाइडिंग टर्म है उसे EMF E1 का सिंबल दे रहे हैं। और यहाँ पे एक और बैटरी कनेक्टेड है जिसकी ये है इंटरनल रेजिस्टेंस, इसे हम R2 का सिंबल दे रहे हैं और जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज प्रोवाइडिंग टर्म है उसे हम E2 का सिंबल दे रहे हैं। और इस तरीके से यहाँ पे हमने इस सर्किट को कंप्लीट कर देना है। बैटरीज की रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे ब्लॉक बनाया गया है इस तरह से। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें इस बैटरी के टर्मिनल्स पे आने वाला पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, जिसे हम नाम दे रहे हैं VT1 का। और हमें फाइंड आउट करना है इस बैटरी के टर्मिनल्स पे आने वाले पोटेंशियल डिफरेंस VT2 को। सो ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। बाकी टर्म्स की वैल्यूज लिख लेते हैं। R1 की वैल्यू 0.10 ओहम है, R2 की वैल्यू 0.90 ओहम है, E1 24 वोल्ट्स है, जबकि E2 की वैल्यू कितनी है, वो है 6 वोल्ट्स। नेक्स्ट हेडिंग बनेगी रिक्वायर्ड की। इसमें हमने लिखना है कि हमसे पूछा गया है टर्मिनल potential differences VT1 and VT2 ये फाइंड आउट करने हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? Assume the direction of the loop current in the given circuit to be। यहाँ पे गिवन डायग्राम में देखिए कि E2 की वैल्यू ग्रेटर है और E2 की वैल्यू स्मॉलर है। E1 बैटरी चाहती है कि करंट यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूमे, जबकि जो E2 चाहती है वो ये चाहती है कि यहाँ पे करंट क्लॉकवाइज रोटेट करे। सो बैटरी कौन जीतेगी? वो बैटरी जीतेगी जिसकी EMF बड़ी है। सो इस वजह से जो हमारी लूप करंट की डायरेक्शन है वो क्या होगी, वो ये वाली होगी। इस तरह से हमारा लूप करंट बनेगा। इस लूप करंट को हम I का नाम देते हैं और इसकी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। सो यहाँ पे लिख लेते हैं सर्किट टू बी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। सो लूप करंट हमने किस तरफ एज्यूम कर लिया है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये बड़ी बैटरी के प्रोवाइडेड करंट की डायरेक्शन में है। नेक्स्ट स्टेप होगा अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज रूल फॉर द लूप। अब अगर आपने कोई नेम देना है तो आप यहाँ पे ABCD का नाम दे दें और लिख दीजिए लूप ABCDA। सो हम ये बात जानते हैं कि किसी भी किरचॉफ वोल्टेज रूल की इक्वेशन में हर वो पोटेंशियल जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल दैट मीन्स लो से हाई की तरफ ट्रेस किया जाए वो पॉजिटिव लिखा जाता है, जबकि जो हाई से लो की तरफ ट्रेस किया जाए वो पोटेंशियल चेंज नेगेटिव लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो बैटरी E1 है उसके अक्रॉस नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो कर रहा है लूप का। सो इस वजह से पोटेंशियल चेंज E1 पॉजिटिव होगा। फिर उसके बाद जो पोटेंशियल चेंज E2 है वो हाई से लो की तरफ जाने की वजह से नेगेटिव लिखा जाएगा। यूजुअली रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस करंट जो फ्लो करता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव दैट मीन्स हाई से लो की तरफ ही फ्लो करता है। इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस ड्रॉप्ड पोटेंशियल को मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, -VR2। फिर इस पे ड्रॉप्ड पोटेंशियल को क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा -VR, और यहाँ पे ड्रॉप पोटेंशियल को लिखा जाएगा -VR1 और लूप कंप्लीट हो जाएगी। जिन टर्म्स की वैल्यूज़ नहीं पता उन पे ओम्स लॉ अप्लाई कर दीजिए। इक्वेशन बन जाएगी E1 - E2
माइनस लूप करंट आई इंटू R2 माइनस लूप करंट आई इंटू R माइनस लूप करंट आई इंटू R1 इज इक्वल टू 0। हमारा पहला स्टेप है करंट फाइंड आउट करना। उसके लिए तमाम करंट कंटेनिंग टर्म्स इक्वेशन की ऑपोजिट साइड पे ले जाएं, इधर नेगेटिव हैं उस तरफ जाके प्लस हो जाएंगी। सो इक्वेशन बनेगी E1 माइनस E2 इज इक्वल टू आई R2 प्लस आई आर प्लस आई R1। करंट कॉमन निकल आएगा, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू आई R2 प्लस R प्लस R1। ये टर्म उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी और इक्वेशन बनेगी E1 माइनस E2 ओवर R2 प्लस R प्लस R1 इज इक्वल टू आई, और I इज इक्वल टू E1 माइनस E2 ओवर R1 प्लस R2 प्लस R। ऑर्डर ऑफ एडिशन इंपॉर्टेंट नहीं होता, सो इसलिए आप इन टर्म्स को पहले या बाद में लिख सकते हैं। फिर क्या होगा, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज वी गेट। ये वैल्यूज हमें गिवन थी तो इसे हम पुट कर देते हैं करंट की इक्वेशन में। करंट की क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये बन जाएगी I इज इक्वल टू 24 माइनस 6 वोल्ट्स ओवर 0.10 प्लस 0.90 प्लस 8.0 ओहम्स। सो ये इक्वेशन अपने अंदर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स कंटेन करती है। इसको सॉल्व कर लीजिए। I विल बी इक्वल टू 18 वोल्ट्स ओवर 9 ओहम्स। सो जो करंट की वैल्यू है वो कितनी बनेगी, वो बनेगी 2 एम्पियर्स। सो इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू 2 एम्पियर्स है। सो अब जो आपको ये डेटा और डायग्राम गिवन है इसमें आपको करंट की वैल्यू पता चल चुकी है। अब आपने यहाँ पे ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VT1 कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे लिखिए फॉर कैलकुलेटिंग VT1 अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज रूल अगेन। दोबारा अप्लाई कीजिए, लेकिन अब की बार आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हम इस बैटरी के अंदर नहीं देख रहे, हम सिर्फ इस बैटरी के टर्मिनल्स पे आने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को देख रहे हैं। यह टर्मिनल पॉजिटिव है, यह टर्मिनल नेगेटिव है, और लूप करंट लो से हाई दैट मीन्स नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा है। सो इस वजह से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VT1 पॉजिटिव लिखा जाएगा। सो किरचॉफ वोल्टेज रूल की इक्वेशन में लिखा जाएगा प्लस VT1। फिर यहाँ पे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ये नेगेटिव होगा, माइनस E2। फिर रेजिस्टर R2 की बारी आएगी इंटरनल रेजिस्टेंस की, माइनस VR2। फिर इसकी बारी है माइनस VR और लूप कंप्लीट। सो जो वैल्यूज़ नहीं पता उनकी जगह पे ओम्स लॉ अप्लाई कर दें। इक्वेशन बनेगी I R2 माइनस IR। अब की बार हमें करंट की वैल्यू पता है, VT1 फाइंड करना है, बाकी टर्म्स इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएंगी। सो VT1 इज इक्वल टू E2 प्लस IR2 प्लस IR। बाय substituting the values we get VT1 is equal to 6 volts plus 2 ampere current into 0.90 ohms resistance plus 2 ampere current and 8 ohms resistance. So VT1 is equal to 6.0 plus 1.8 plus 16, और VT1 is equal to 23.8 volts। इसका मतलब है इस डायग्राम में ये जो बैटरी E1 है इसकी EMF की वैल्यू तो 24 वोल्ट थी, लेकिन जो इसके टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस अपेयर हो रहा है वो 23.8 वोल्ट्स है। तो बाकी का 0.2 वोल्ट कहाँ ड्रॉप हो रहा है, वो इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, जिसकी वैल्यू 0.2 वोल्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, सो ये बात कर ली। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस जगह के ऊपर दोबारा से किरचॉफ वोल्टेज रूल अप्लाई करना है। सो यहाँ पे लिख लीजिए फॉर
VT1 apply Kirchhoff voltage rule. Again we get, चूंकि अब हम VT2 फाइंड आउट करने जा रहे हैं, सो अब हमने इस बैटरी के अंदर वाले टर्म्स को अलग अलग नहीं देखना, ठीक है। सो इक्वेशन यहां से स्टार्ट कर लेते हैं इस पॉइंट से। चूंकि करंट लो से हाई की तरफ जा रहा है इसलिए लिखा जाएगा प्लस E1। यहाँ पे ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, और करंट हाई से लो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, इसलिए ये पोटेंशियल चेंज माइनस VT2 लिखा जाएगा नेगेटिव में। फिर इसकी बारी है, ये लिखा जाएगा माइनस VR। इस रेजिस्टेंस पे ड्रॉप होने वाले पोटेंशियल को लिखेंगे माइनस VR इज इक्वल टू 0। ये टर्म फाइंड करनी है, इसे इक्वेशन की ऑपोजिट साइड पे ले जाइए। क्या बन जाएगा? एक्सप्रेशन बन जाएगा E1 माइनस VR इज इक्वल टू VT2, और VT2 इज इक्वल टू E1 माइनस VR। और जो टर्म्स नहीं पता वहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई कर दीजिए। E1 माइनस I इंटू R माइनस I इंटू स्मॉल r, और ये जो R है ये कौन सा है? ये R1 है। सो यहाँ पे 1 पुट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इस रेजिस्टेंस की बात की थी। सो VT2 इज 24 volts minus 2 ampere current into 8 ohms of resistance minus 2 amperes of current और 0.10 ohm of resistance। यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं पूरे डेटा में। सो इस वजह से जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा VT2 इज इक्वल टू 24 माइनस 16 माइनस 0.2। दैट मीन्स VT2 इज इक्वल टू 8.0 माइनस 0.2 और VT2 इज इक्वल टू 7.8 वोल्ट्स। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे देखा कि जो VT1 की वैल्यू है वो कितनी थी? वो थी 23.8 वोल्ट्स, जबकि इस सेल की EMF की वैल्यू कितनी थी? वो 24 वोल्ट्स थी। सो 0.2 वोल्ट का यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल ड्रॉप आया और टर्मिनल पे आने वाला पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी की EMF से कम था। लेकिन अब हम बैटरी जिसकी EMF E2 है उसको देखें तो E2 की जो वैल्यू है वो कितनी है? वो है 6 वोल्ट। लेकिन इसके टर्मिनल्स पे जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है? वो है 7.8 वोल्ट्स। तो इसका मतलब है इस वक्त इस बैटरी के टर्मिनल्स पे आने वाला पोटेंशियल डिफरेंस इसकी EMF से ग्रेटर है। इस बात को डिस्क्राइब कर देते हैं, हम लिख देते हैं सिंस द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 7.8 volts is greater than EMF of 6.0 volts of the battery, we can conclude that the smaller battery is being charged। और उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगी रिजल्ट की, और रिजल्ट में क्या लिखेंगे? रिजल्ट में आप लिखेंगे फॉर E1 is equal to 24 volts, VT1 is equal to 23.8 volts, and for E2 is equal to 6 volts, VT2 is equal to 7.8 volts। Dear students, remaining numericals हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। Until then, खुदा हाफिज़।